हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो जो हमारी लास्ट वाली लेक्चर थी उसमें हमने राइबोसोम, सिलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इसको कवर किया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाली जो क्लास होगी उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स वगैरह के ऊपर बातें होगी। तो आज की जो क्लास है उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के ऊपर बातें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं जो कल वाली क्लास थी उसको मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगी सेम चीज़ें को, सिलिया एंड फ्लैजेला वगैरह को, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो सिलिया एंड फ्लैजेला वाला पार्ट। और जो आपको पता है कि जब भी चैप्टर क्या होता है फिनिश होता है तो मैं क्या लाती हूँ, नीट के PYQs लाती हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। तो जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी हमारी उसमें PYQ वाली सेशन रहने वाली है, तो आप उसको जरूर अटेंड करना। और आज की जो क्लास है इस पर हम देख लेते हैं सबसे पहले सिलिया एंड फ्लैजेला को, जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो सिलिया जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा होता है नंबर में, ये और स्मॉलर साइज का होता है। ये ओर्स की तरह काम करता है और जब ये मूव करता है तो क्या करता है, अपने आसपास की जो सराउंडिंग फ्लूइड होती है वो भी मूव करती है उसके साथ साथ। और जो फ्लैजेला था ये फ्यू होता है नंबर में और ये लार्जर होता है इन साइज। और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। और इसकी 3 पार्ट थी, मैंने ये भी बताया था, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। और इजनेट कहाँ से होता है सिलिया एंड फ्लैजेला, बेसल बॉडी से। और इसकी जो लॉन्गेस्ट पार्ट आती है वो होती है फिलामेंट। और ये दोनों जो होता है ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी आउटग्रोथ होती है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात की थी तो यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिला था सिलिया एंड फ्लैजेला में, जिसमें कि 9 जो है वो डबलेट था और डबलेट जो होता है वो कनेक्टेड था इंटर डबलेट ब्रिज से, और बीच में था सिंगलेट, यानी कि 2 सिंगलेट था और वो जो सिंगलेट था वो कनेक्टेड था इंटर सिंगलेट ब्रिज से। उसके बाद जो सिंगलेट था उसको बाहर से कवर किया हुआ था सेंट्रल सीथ, है ना। ये वाला सेंट्रल सीथ था जो इसको बाहर से कवर कर रहा था। और टोटल 9 रेडियल स्पॉक्स थे जो जितने भी डबलेट थे उससे ओरिजिनेट हो रहे थे। तो यहाँ पे 9+2 टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिले थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो था ये, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है ये एक ऑर्गेनल होता है, जो सेंट्रियोल होता है ये 2 सेंट्रियोल क्या होता है कि परपेंडिकुलर अरेंज होता है, और परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे अरेंज होके और क्या बना लेता है, एक सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके साइड से क्या लगी रहती है, एक पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर लगी होती है इस सेंट्रियोल के बाहर से, ठीक है। और ये एक कार्टविल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। और कैसे, वो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 3-3 करके, जैसे वहाँ पे डबलेट बना था यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट जो होगा यहाँ से भी रेडियल स्पॉक्स निकलेंगे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बनेगा। और बीच में क्या होता है, वहाँ पे हमने सिंगलेट देखने को मिला था 2, लेकिन यहाँ पे कोई सिंगलेट नहीं होता है, यहाँ एक बेसिकली प्रोटीन का हब होता है इन द सेंटर, इसीलिए इसको हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारी इस सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के ऊपर हो चुकी हैं। तो अब जो है मैं आपको न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स जो है इसके ऊपर डिस्कशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है ये फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में जो है न्यूक्लियस जो है वो इसको पहली बार जो है डिस्क्राइब किए थे रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में। और लेटर मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई एंड नेम क्रोमेटिन। बाद में जो है जो न्यूक्लियस की मटेरियल थी उसको बेसिक डाई से क्या किया गया था, स्टेन किया गया था, और बाद में उसी का नाम, न्यूक्लियस का ही नाम बाद में क्रोमेटिन दिया गया था, जिसका मतलब होता है कलर्ड मटीरियल। और जो ये क्रोमेटिन वर्ड जो है ये किसने दिया था, फ्लेमिंग जी ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। अब हम देख लेते हैं पहले हम देख लेते हैं कि यूजुअली जो होता है एक सेल में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे यूजुअली 1 न्यूक्लियस पर सेल। एक्सेप्शन है कुछ। तो जो हमारे स्केलेटल मसल होती है उसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि सिनसाइटियम कंडीशन देखने को मिलता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल के अंदर। और जो पैरामीशियम था उसके अंदर जो पैरामीशियम हमने पढ़ा था उसके अंदर जो है 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें इसकी सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, कहीं कहीं जगह क्या होता है दोनों फ्यूज होके और क्या बना लेता है, इसके अंदर एक गैप बन जाता है। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। उसके बाद बात करें जैसे कि किसी भी सेल की जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो जो उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस है तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म।
और कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, आरएनए फैक्ट्री होता है और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, जहां पे भी आरएनए की, जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होनी होती है, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो दो हमारा मेम्ब्रेन था, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच वाली जो एक स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। अब क्या होता है, जब इंटरफेज वाला स्टेज होता है, इंटरफेज वाला स्टेज हम बेसिकली ये सेल डिवीजन वाली बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन वाली जो लेक्चर होगी वो आने वाली क्लासेस में होगी। तो क्या होता है कि इंटरफेज जो स्टेज होता है, रेस्टिंग फेज, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा क्रोमैटिन बनता है न्यूक्लियस के अंदर, हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है। क्रोमैटिन धागा, यानी कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन में बेसिकली डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये सारे मिलते हैं और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनता है। क्या होता है बेसिकली कि डीएनए और आरएनए, डीएनए से ही आरएनए की फॉर्मेशन होती है और फिर प्रोटीन वगैरह बनता है। तो डीएनए और आरएनए जो होता है ये इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बन जाता है, और आरएनए जो होता है फिर बाद में जाके बाहर जाके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके बाहर साइटोप्लाज्म होगा है ना किसी भी सेल का, तो ये इसके बाहर जाएगा और बाहर जाके क्या बन जाएगा, प्रोटीन। अब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस को भी अगर प्रोटीन की जरूरत होती है तो क्या होता है, ये प्रोटीन फिर से इसके अंदर आएगा। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर पोड है इसका बाई फंक्शनल रोल होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए एंड आरएनए जो होती है बनती है ये इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, और क्या होता है कि आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके बाद ये फिर से प्रोटीन जो होता है ये इसके अंदर जा सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और इसलिए जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर पोर जो होता है बेसिकली उसका बाई फंक्शनल रोल होता है। तो ये हो गई इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। बाद में क्या होता है कि यही क्रोमैटिन जो होती है इसके अंदर डिवीजन वगैरह होती है और फिर बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम तैयार हो जाता है। मतलब डिवाइड करते करते, सेल डिवीजन करते करते फिर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। और ये वाली जो चीजें हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का कन्वर्जन वगैरह, और ये सारी चीजें हम सेल डिवीजन वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है इसमें क्या होता है कि दो क्रोमैटिड होता है इसमें। ये एक क्रोमैटिड है इसका, ये एक पूरा का पूरा एक क्रोमैटिड है, और ये एक दूसरा क्रोमैटिड होता है। बीच में क्या होता है, इसका सेंट्रोमियर होता है। ये इसकी सेंट्रोमियर हो गई, ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग है, तो ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी, दोनों अलग अलग। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। इस सेंट्रोमियर के पास जो होता है यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि उभार देखने को मिल रहा है। इस कॉन्स्ट्रक्शन को, यानी कि इसी सेंट्रोमियर को ही हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन वाला साइट, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेंट्रोमियर। इसके बाद यहाँ पे इस सेंट्रोमियर के साइड में जो होता है काइनेटोकोर अटैच होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि इस काइनेटोकोर जो होता है, ये काइनेटोकोर से ही सेल डिवीजन के दौरान ही स्पिंडल फाइबर आके अटैच करता है, जिसका काम होता है कि मान लो हमें सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमैटिड को सेपरेट करना है। तो क्रोमैटिड सेपरेट कैसे होगी, यहाँ से ये जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, ये खींचेगी, यहाँ पे ही आके क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच करता है और फिर यहाँ से ही सेपरेट होता है, ये बाहर की तरफ ऐसे सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कुछ और स्टेजेस की, तो यहाँ पे हमें कुछ और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है क्रोमोसोम की, जिसमें आती है सबसे पहले मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। मैंने लिख के भी रखा है और मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि सेंट्रोमियर, जिसका सेंट्रोमियर बीच में होता है उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल है ये, और इससे थोड़ा सा स्लाइटली अवे तो सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद थोड़ा सा एंड की तरफ अगर हो गया सेंट्रोमियर तो एक्रोसेंट्रिक, और पूरा का पूरा अगर एंड पे आ गया तो ये होता है टीलोसेंट्रिक। और जो इसमें शॉर्ट आर्म होता है उसको हम पी कहते हैं, स्मॉल पी, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट आर्म बन गई और ये इसकी लॉन्ग आर्म बन गई। और कभी कभी क्या होता है कि जो है एक और सवाल आ जाता है हमें कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक वाले को वी कहते हैं, वी शेप, और सब मेटासेंट्रिक जो होती है इसको एल शेप कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक को जे शेप, और जो टीलोसेंट्रिक होती है इसको आई शेप से भी जानते हैं। तो ये भी अच्छे से हमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे जो भी मैंने आपको पीछे बताया है वो मेटासेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होता है, इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, दो इक्वल आर्म्स बनाएगा क्योंकि सेंट्रोमियर इसका क्या है, बीच में है। उसके सब मेटासेंट्रिक की बात कर ले तो सेंट्रोमियर जो होगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्ट आर्म एंड द वन लॉन्गर आर्म, ठीक है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, मतलब पूरा का पूरा एंड पे नहीं, क्लोज होता है एंड पे, एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही छोटा होगा, एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। उसके बाद टीलोसेंट्रिक में जो होता है पूरा टर्मिनल पे ही सेंट्रोमियर आ जाता है। तो यहाँ पे
कोई आर्म वगैरह नहीं देखने को मिलता है, बस टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाता है। पूरा एक लॉन्ग आर्म ही होता है, मतलब शॉर्ट आर्म नहीं होता है उसमें। उसके बाद हम बात करें, एक और पॉइंट दे रखा है माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो माइक्रो बॉडीज द लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे, दैट इज द मिनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट यानी छोटे छोटे वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, जिसके अंदर बहुत सारे तरह के एंजाइम हो सकते हैं, और ये प्रेजेंट होता है दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल में। प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है माइन्यूट छोटे छोटे से वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोबॉडीज वाली पार्ट कंप्लीट हो गई। तो और मैंने पूरा का पूरा जो है इस चैप्टर को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है, इसको पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया है। और आई होप कि आपको ये सारा का सारा समझ में आया है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो जो टॉपिक नहीं समझ में आया है उसको लिखिए। मैं उसको फिर से समझा दूंगी, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं उसको फिर से कवर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप इस चैनल जो है इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।